इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि हाउ डज, यही ना क्वेश्चन, हाउ डज पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ बार मैग्नेट चेंजेस इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। पहला अलोंग इट्स लेंथ, दूसरा ट्रांसवर्स इट्स लेंथ। मतलब क्या है? देखो, ये एक बार मैग्नेट है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ये एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के का लेंथ को हम क्या लेते हैं? 2L। इसके पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लेते हैं? M। ये नॉर्थ वाला पोल स्ट्रेंथ होता है और ये साउथ पोल स्ट्रेंथ। वैल्यू तो सेम ही होती है दोनों का। उसने बोला इस, आपको याद है पोल स्ट्रेंथ इसे कहते हैं, और एक होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी कहते थे, बड़ा M। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? M इंटू 2L। यही होता था वहां पे, Q इंटू 2L होता था। यहाँ क्या होता था? M इंटू 2L। दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। उसने बोला इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा अगर इसको दो पार्ट में बराबर बराबर काट दिया जाए। कैसे दो पार्ट? पहले बोला ऐसे आधा आधा काट दो, बीच में से आधा। तो इन दोनों के स्मॉल m और कैपिटल M में क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा पार्ट ऐसे आधा काट दिया जाए बीच में से। समझ रहे हो? पहले अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ऐसे लेंथ के अलोंग काटा। दूसरा ट्रांसवर्स काटोगे तो ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलरली काट दिया। ठीक है, तो ये अलोंग इट्स लेंथ है और ये ट्रांसवर्स है, आधे आधे हो गए। तो इन दोनों के कैपिटल M यानी मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या फर्क पड़ा और छोटे m यानी कि पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ा? पहले में बताइए, पहले छोटे m का बताइए। ये जो पोल स्ट्रेंथ बनता है वो किससे बनता है? यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में, बताया था ना, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो उससे उनकी पोल की ताकत बनती है, उसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब जब तुम इन्हें काट दोगे तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। जब तुम इसे बीच में से ऐसे काट दोगे तो आधा आधा नहीं हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो गया। आधा पोल हो गया इसके पास, आधा पोल इसके पास हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ बिकम हाफ। ऐसे काटने पर क्या हुआ? पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया। पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वन, है ना? जब पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया तो ये भी तो आधा हो गया, फिर तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा हो गया। जब पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया यानी कि M/2 हो गया पोल स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ? वो भी आधा हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा हो गया, है ना? आए समझे क्यों हुआ? जब ये आधा हो गया तो ये कैपिटल M भी तो आधा ही हो गया, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, है ना? पोल स्ट्रेंथ आधा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा। ठीक, इसमें आओ। इसमें पोल तो पूरा ही रहा, ये तो पूरा है, इस पोल की तो पूरी ताकत है, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहा, तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। जब ऐसे काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, है ना? क्योंकि पोल की ताकत तो पूरी, इलेक्ट्रॉन तो सारे ही रहे, है ना? पहले तो तुमने आधा काट दिया था, आधा इसके पास चले गए थे, आधा इसके पास चले गए थे। अब तो तुमने यहां से काटा ना, तो पोल की ताकत पूरी है, पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, बट मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम था, बताइए क्यों? हाँ, जब ऐसे काट दोगे तो लेंथ आधी हो गई ना। अब लेंथ आधी हो गई, चाहे ये आधा हो चाहे ये आधा हो, तो आधा हो गई ना फिर। अब लेंथ आधी हो गई ना, बीच से काट दिया तो लेंथ तो इतनी बच गई ना अब, है ना? बिकॉज लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, है ना? लेंथ आधी हो गई तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो गया, अरे मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा। बात समझ में आई? तो इन दोनों केस में मैग्नेटिक मूवमेंट तो आधा होगा। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आधी हो रही थी ऐसे काटने पे, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट आधा हो, इसमें तो लेंथ पूरी रह रही थी ना, लेकिन पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट आधा हो गया। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लेंथ आधी हो गई तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, है ना? समझ आया? अगला सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही है ना? हाँ, तो पहला दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट फ्रॉम, आपको याद है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती थी? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती थी, याद है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती थी, ये अब बाद में आपको पता ही है।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने 10th पे पढ़ा है, ये नॉर्थ से चलती है और साउथ की तरफ जाती है, याद है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डिफरेंस पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है और ये प्लस से माइनस क्यू की तरफ जाती है, एक तो यही बात हो गई। दूसरी, मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से जाके माइनस क्यू पे खत्म हो जाती हैं, प्लस क्यू से गई माइनस क्यू पे खत्म हो गई। ये नॉर्थ से जाता है साउथ पे खत्म नहीं होता, साउथ से अंदर भी चलता है नॉर्थ की तरफ, है ना? ये खत्म नहीं होते, दे फॉर्म क्लोज लूप्स बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये यहीं खत्म हो जाती है, आगे नहीं चलती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर और अंदर कहां से चलती है? साउथ टू नॉर्थ। लिख लोगे? दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप, उसका आंसर भी यही हो गया कि भाई क्लोज लूप क्यों बनाती है? क्योंकि नॉर्थ से चल के साउथ पे खत्म नहीं होती, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो दे फॉर्म क्लोज लूप्स बिकॉज ऑफ अब मैग्नेट कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज तो अकेला एग्जिस्ट करता है ना, जैसे प्लस क्यू है तो इससे तो बाहर ही चली जाएगी, अगर माइनस नहीं है कोई बात नहीं, फील्ड लाइन आगे चली गई, ये तो लूप नहीं बना रहा। लेकिन क्या मैग्नेट का कोई सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा? नहीं, मैग्नेट को इतना भी छोटा कर दो उसमें दो पोल बन ही जाते हैं, तो नॉर्थ से चलेगी साउथ पे खत्म होगी और साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अकेले चार्ज में तो प्लस से बाहर निकल जाएगी, कोई लूप ही नहीं बना रही, है ना? इसमें कोई लूप नहीं बनती, इसमें बनती है, इसमें क्लोज लूप बनता है क्योंकि वो साउथ टू नॉर्थ अंदर चलती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ चलती है। बात समझ में आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, वो आप ना यहीं से देख के बाद में कर लेना, ये दोनों कर लोगे? नेक्स्ट सुनो, इसमें और पार्ट था, और क्या था? हाँ, गॉस लॉ, यही है ना बस बेटा, गॉस लॉ, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप क्लोज लूप वाला लिख ही लोगे। तीसरा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हमने नहीं किया, मतलब स्टेटमेंट में नहीं लिखा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। गॉस लॉ कहता है मैग्नेटिज्म में, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस क्या कहता था कि भाई जो E डॉट ds होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज पासेस थ्रू इट, है ना? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। गॉस लॉ से सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट इसमें मैग्नेटिज्म में इज ऑलवेज जीरो। वहां पे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे B डॉट ds इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये इसमें कोई चार्ज वार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का, उसका हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है मैग्नेटिज्म में। ठीक है, ये गॉस लॉ है, ये आप लिख लेना, मैं आपको स्टेटमेंट ऐसे लिख लेना, क्या लिखना है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, बस। गॉस लॉ स्टेट्स इन मैग्नेटिज्म सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब तो तुम घर पे ही लिखोगे, मैं वो बता देता हूँ। हाँ, इसमें ये भी था ना एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो दूसरा पार्ट था, सुनिए, इसका ये था कि इसका सिग्निफिकेंस बताओ। तो इसका बेटा ध्यान इधर, इसका सिग्निफिकेंस वही है पहला, जैसे चार्ज में तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता था ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों का टोटल चार्ज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये प्लस है, ये माइनस है, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। आपको याद है डाइपोल का फ्लक्स भी जीरो होता था, क्यों जीरो होता था? डाइपोल फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आया? इसीलिए इसका फ्लक्स जीरो हुआ, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनका एक नॉर्थ अलग डायरेक्शन जा रहा है, एक अलग जा रहा है, इनका टोटल पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? जीरो। तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो, इसलिए जीरो हुआ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है
कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिग्निफिकेंस है इसका। आपसे पूछा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई फॉर्म, माने डाईपोल रहता है ना हमेशा। मैग्नेट में कभी मोनो तो सिंगल नॉर्थ सिंगल साउथ तो होता ही नहीं, चार्ज में होता है इसलिए चार्ज का फ्लक्स होता था, इसमें नहीं होता, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। तो टोटल पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0, इसलिए ये चार्ज 0 हो गया फ्लक्स। समझ में? तो मैग्नेटिक डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप्स, ये हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, वक्त खत्म हो गया है, नहीं एक बता दूं मैं आपको बात। देखो जी, आपको अगर मैं ध्यान से सुनना, ये ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको भेज दूंगा। जैसे मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दूं 0.48 टेस्ला और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे दूं 1500 है, और आपसे बोला कि ससेप्टिबिलिटी बताओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बी और एच दिया है, तो आपको याद है बी इज इक्वल टू क्या होता था, म्यू एच, बी इज इक्वल टू म्यू एच एक फॉर्मूला था। देखो बी पता है, एच पता है, म्यू निकल जाएगा, है ना। फिर म्यू से म्यू आर आ जाएगा, आपको याद है म्यू आर क्या होता था, म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू आ चुका है, म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई 10⁻⁷, म्यू आर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ससेप्टिबिलिटी, आपको याद है ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर का रिलेशन किया था हमने, है ना, हमने किया था ना, क्या किया था बताओ, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, याद है। तो म्यू आर यहां से यहां डाल देंगे तो एक्स निकल नहीं जाएगा। अरे बात समझ में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं आपको ये वाला, ये तो कर ही लोगे, दिख ही रहा है आपको, ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, ठीक है, यहाँ तक कर लेना। एक क्वेश्चन और लिखा दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में नया उसको करते हैं। ओके, पॉज कर दे बेटा।